मेरा बस राजनीति में आने का एक ही मोटो है, लोगों की समस्याओं का निदान करना, बस केवल। तो अब इससे मैं सदन में जाके करूं या जेल में जाके करूं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। कहते हैं कि जिस समाज में युवाओं के आवाज़ उठाने की कोशिश बंद हो जाती है, उस समाज का, उस साम्राज्य का पतन अवश्यंभावी हो जाता है। ऐसे में हम ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए चलिए जुबान पर लगे तालों को हटाते हैं और सीधे आपको मिलवाते हैं गोरखपुर में युवाओं की आवाज़ का पर्याय बन चुके श्री विख्यात भट्ट से। नमस्कार भट्ट जी, स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पर। बहुत बहुत आभार आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे कि युवाओं की आवाज़ बनने का ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ। बड़े भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, युवाओं की आवाज़ कह लीजिए या फिर लोगों की समस्याओं का निदान करने का सिलसिला आप कह लीजिए जी। क्योंकि मैं जब महाविद्यालय में स्नातक का प्रथम वर्ष का जब विद्यार्थी था और अपने महाविद्यालय में डीएवी पीजी कॉलेज से मैं स्नातक किया हूँ, तो मैंने जब एडमिशन लिया तो वहाँ पे मैं कुछ 2-3 छात्र छात्राओं की समस्याओं को मैं देख रहा था। सब देखते हैं, मैं भी देख रहा था कि हाँ भाई, यहाँ पानी की समस्या है, यहाँ पे कैंटीन होना चाहिए, या फिर 2-3 समस्या की टीचर यहाँ क्लास नहीं ले रहे हैं। तो मैं इसके लिए 1-2 बार किसी से कहता था तो मुझे बड़ा उलझा हुआ जवाब मिलता था उधर से, मतलब रिस्ट्रिकेट करने की धमकी वमकी टाइप की सब चीज़ों सुनने को मिलती थी। मैं उस समय बैक हो जाता, तो सोचता था कि अब क्या इसमें हम उंगली करें, भाई कोई नहीं बोल रहा तो मैं क्यों बोलूँ। लेकिन फिर जब धीरे धीरे जब समय बीता तो हमें लगा कि कोई नहीं बोल रहा है, मतलब इसका मतलब मैं भी ना बोलूँ, किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा इन समस्याओं के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि समस्याएं लोगों की निदान करते करते कोई छात्र हित का मुद्दा मेरे महाविद्यालय में जब भी कोई समस्या थी अपना, उसके लिए मैं क्लास से निकल जाता था, ज्ञापन दे देता था। रेस्ट्रिकेट भी हुआ 1-2 बार, धमकी वमकी भी मिली, पुलिस वुलिस भी पकड़ी, मार वार भी खाए, घर छोड़ के भागना भी पड़ा। बट फिर लगा कि अब इतना आगे तक आ गया मुद्दा उठाते उठाते, तो फिर सोचा कि भाई अब इसी के साथ कोई संगठन हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिससे मुझे थोड़ा सा और ये सब चीज़ ये इन छात्र हितों के मुद्दों को और दमदारी से आवाज़ आगे रख सकूं। उस समय कांग्रेस की एनएसयूआई काफ़ी सक्रिय थी छात्र हितों के कार्यों के लिए जी। मैंने उसके बारे में काफ़ी गहन चर्चा की। मैं 1 महीना तक सोचा, मैं आपको बता दूं, मैंने 1 महीने तक सोचा कि मैं कौन से छात्र संगठन को ज्वाइन करूँ। कांग्रेस की विंग जो छात्र एनएसयूआई संगठन है, उससे मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ, उसके कार्यों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ कि वो छात्रों की जेन्युइन मुद्दों। मैंने फिर अपने महाविद्यालय से निकल के देखा कई जगह ये सब समस्याएं हो रही हैं, तो मैंने देखा एनएसयूआई हर महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, पूर्वांचल के एनएसयूआई छात्रों के जेन्युइन मुद्दों को उठा रही है। काफ़ी ज़्यादा इससे मैं प्रेरणा लिया और उसी समय मैं एनएसयूआई की विंग से जुड़ा और छात्र हितों की आवाज़ और ऊँची बना पाया। छात्र हितों की आवाज़ उठाने के लिए एनएसयूआई जो कि कांग्रेस का विंग है, जो आपने ज्वाइन किया जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि हर छात्र नेता के आदर्श होते हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण, और कांग्रेस ने काफ़ी अत्याचार किए थे उनके ऊपर। वो उनका जो पहला छात्र आंदोलन था उनका, या कि कहें भारतीय इतिहास में पहला छात्र आंदोलन ही कांग्रेस के खिलाफ शुरू हुआ। ऐसे में एक छात्र नेता के तौर पर आपने कांग्रेस क्यों ज्वाइन की? बड़े भाई, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल वो सबके आदर्श हैं जी। यहाँ तक कि इतिहास गवाह है कि उनसे बड़ा कोई छात्र नेता रहा नहीं है जी, और उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े नेताओं को दिया है। रहा सवाल कि जयप्रकाश नारायण जी के समय में परिस्थितियाँ अलग थीं, और मैं कहना चाहता हूँ कि जब कुछ समय बीता तो इंदिरा जी को खेद हुआ इस चीज़ को लेके, जो उन्होंने जो भी मांगे अपनी जयप्रकाश नारायण जी ने रखी थी। तो बाद में इंदिरा जी आके उनसे व्यक्तिगत मिली भी थी जी, मैं आपको बता दूं जी। तो फिर मुद्दों की बात अगर करें तो फिर भाई कांग्रेस छात्र राजनीति में कई नेताओं को दी है और छात्र हितों की बात काफ़ी बार उठाई और कम से कम सुनी तो है। इंदिरा जी आके जिस तरीके से मिली थी उनसे, बहुत बड़ी बात है अपने आप में ये, उनकी बातों को समझा। वो अपने आप में बड़ी बात है और वर्तमान परिदृश्य में कोई इंदिरा हो भी नहीं सकता है। इंदिरा गांधी जैसा नेता हो पाना, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी भी उनकी तारीफ़ करते हैं कई मौक़ों पर। हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो भी आप छात्रों की आवाज़ बनते रहे हैं, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि इससे आपका जो करियर है वो दांव पर लग सकता है? बिल्कुल, कई बार लगा और कई बार लगा भी है। मैं आपको बता दूं, ये सब चीज़ें मैं पब्लिकली नहीं बोलता बहुत ही। अब ये सब चीज़ें सुन के थोड़ा सा मैं भावनाओं में बह जाता हूँ और भावनात्मक हो जाता हूँ। काफ़ी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन अब मैं बता दूं आपको कि अब पीछे भी नहीं हटा जा सकता।
यहाँ तक आके इतनी लोगों की उम्मीदें मैं बन चुका हूँ। कोई कुछ भी कहे, मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ इस समाज के लिए। मुझे लगता है कि वो छात्र अगर है तो अगर उसको कोई समस्या है, अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, मुझे ये देखना है। मुझे अब हमारे अलावा कोई विकल्प नहीं दिखता। कहता मैं करूँगा मतलब मैं ही करूँगा। उसके लिए अगर भाई तमाम जेल जाना पड़े, लाठी डंडे, ये सब तो भाई हमारा इतिहास रहा है, कांग्रेस का इतिहास रहा है, लाठी डंडों पे बनी सरकार। तो फिर उसके बाद से इस चीज़ों से बिल्कुल पीछे नहीं हटूँगा। और डर मन में रहता है कि भाई परिवार है, छोटे परिवार से आता हूँ मैं भी, गैर राजनीतिक परिवार है, ये भी डर मन में रहता है कोई परिवार को ना कुछ करे या कहे। विरोध भी है घर में, परंतु अब इतना आगे आके पीछे हटना लाजमी नहीं है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में विख्यात भट्ट अपने आप को कहाँ देखते हैं, कहीं सदन में या कि किसी जेल में? ये तो परिस्थिति डिसाइड करेगी बड़े भाई। जिस तरीके से सरकार तानाशाह रवैया अपना रही है, आप जेल में बोल रहे हैं, ये भी हो सकता है। और अगर ऐसे छात्र हितों का मुद्दा मैं उठाते रहा और लोग ऐसे ही हमारा अपार समर्थन करते रहें तो आप सदन में भी देख सकते हैं। मुद्दा जैसे बात है कि लोगों की समस्याओं के निदान के लिए मैं पहले बोला कि मेरा बस राजनीति में आने का एक ही मोटो है, लोगों की समस्याओं का निदान करना, बस केवल। तो अब इससे मैं सदन में जाके करूं या जेल में जाके करूं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस अब आगे करते रहेंगे लोगों की समस्याओं का निदान और उछले स्तर पे आगे और संख्या के साथ करते रहेंगे। अब इससे अगर जेल में रहें या सदन में रहें, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जितने भी आप छात्रों की आवाज़ उठाते हैं, चूँकि आप एक ऐसे संगठन से हैं जो सत्ता में नहीं है, ऐसे में क्या छात्र जो आपके पीछे खड़े होते हैं वो आपके संगठन की वजह से होते हैं या विख्यात भट्ट की वजह से होते हैं? देखिए, मैं पहली बात बता दूं कि मैं कभी किसी को अपने पीछे खड़ा नहीं करता। हमारी कोई समर्थक वकर्थक वाली टीम नहीं है, मैं सबको अपने साथ खड़ा करता हूं जी। तो वो एज हमारे व्यक्तित्व भी आप कह सकते हैं कुछ आते हैं, परंतु वो अब मैं बता दूं कि अब NSUI से लड़के जुड़ रहे हैं, रुचि दिखा रहे हैं। अभी जल्द विगत दिनों में खलीलाबाद के, मेरा प्रभार क्षेत्र खलीलाबाद है, तो वहाँ के जिला अध्यक्ष जी ने वहाँ छात्र संघ अध्यक्ष को जोड़ा, तो उन्होंने प्रेरणा ली तो जुड़ा। कोई पीछे या किसी व्यक्तिगत संबंध के लिए थोड़ी जुड़ा। तो अब कई जिलों में आप देखिए NSUI में लोग रुचि ले रहे हैं। तो हमारा कोई व्यक्तिगत ऐसी भीड़ नहीं है। जो भी है ये सब लोग NSUI के लिए ही आते हैं, छात्र हितों के लिए ही आते हैं, NSUI से प्रेरणा लेते हैं, कुछ सीखते हैं, इसलिए वो आते हैं। हमारी कोई पर्सनल भीड़ उसमें नहीं होती है। चलिए, किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि अच्छा नेता वो नहीं होता जो अपने पीछे लोगों की भीड़ खड़ी करके उनकी आवाज़ बने, अच्छा नेता वो होता है जो सबको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करे। तो ये थे हमारे साथ गोरखपुर से छात्रों की आवाज़ का पर्याय बन चुके विख्यात भट्ट। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, हम इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। हम अपने तमाम दर्शकों से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। साथ ही जुड़े रहिए हमसे, क्योंकि आपका साथ ही देता है हमें वो हौसला कि हम आप तक लेकर के आते रहें ऐसे ही जनता की आवाज़ बन चुके लोगों को। देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांश द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।